हेलो स्टूडेंट्स, एलईडी के यूनिट थर्ड के पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आज पांचवा लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, जिसमें हम ईएलसीबी और चेंज ओवर या फिर उसको बोलते हैं ट्रांसफर स्विच, इसको डिस्कस करेंगे। ईएलसीबी की फुल फॉर्म आपको पता है? चलो हम इसको स्टार्ट ही करते हैं, फुल फॉर्म भी पता चल जाएगी। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये ईएलसीबी आपके सिलेबस में ईएलसीबी के साथ साथ आपको पढ़ना क्या है? ईएलसीबी, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, नाम से पता, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ऐसी डिवाइस है जो शीघ्र अवरोधित या हानिकारक कॉन्टैक्ट वोल्टेज के दुर्घटना से सुरक्षा हेतु डिजाइन की जाती है। अर्थ फॉल्ट, अपर्याप्त इंसुलेशन के फेलियर होने या दुरुपयोग तथा तोड़फोड़ के रिजल्ट के से फॉल्ट युक्त इलेक्ट्रिकल उपकरण में उपस्थित हो सकते हैं। ये वोल्टेज व करंट दो प्रकार से कार्यरत होते हैं। करंट पर कार्यशील ईएलसीबी अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। जो करंट पर कार्यशील ऑपरेटेड होती है वो क्या ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। इसकी मरम्मत और देखभाल में भी आसानी रहती है। अतः घरेलू वायरिंग में ईएलसीबी का उपयोग कई स्थानों पर किया जाने लगा है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का सर्किट डायग्राम अब हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये प्राइमरी इसकी कॉइल बना दी है। बाहर को प्राइमरी है, अंदर सेकेंडरी है। और सेकेंडरी कहाँ पे है? ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल है। ये जो बड़ी आउटर को क्या है? प्राइमरी कॉइल है। और ये यहाँ पे क्या है? ऑपरेटिंग कॉइल है। कौन सी है? ऑपरेटिंग कॉइल है। ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। इतना समझ में आया? साथ ही साथ
ठीक है। और ये जो बाइंडिंग है यहाँ पे, ये ऐसे करके इसमें लगी हुई है, और इसका ही जो निकला वो हिस्सा है इधर को, ये क्या है, टेस्ट बटन है। क्योंकि ये जो बाइंडिंग है ना, ये टेस्ट बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, ऑपरेटिंग बाइंडिंग, टेस्ट बाइंडिंग। और ये है आयरन कोर। और ये आपका है प्रोटेक्टेड मेटल वर्क। और ये आपका है ये वाला लिमिटिंग रजिस्टर। ठीक है। ये आपका है लोड, और ये अर्थ किया हुआ है। ठीक है। टेस्ट प्राइमरी, टेस्ट बाइंडिंग, ये आपका ईएलसीबी का डायग्राम किसका है, ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखो ये जो करंट पे कार्य करने वाली ईएलसीबी ज्यादा सुरक्षित होती है। न्यूट्रल करंट व लाइन करंट के वेक्टर के योग के सिद्धांत पर काम करती है। न्यूट्रल करंट और लाइन करंट के जो वेक्टर योग है, सही है, उस पे कार्य करती है। कोई भी करंट मिली एम्पियर में भी हो जो न्यूट्रल अक्ष के द्वारा सोर्स पर पुनः नहीं लौटती, उसे किसी भी इंसुलेशन कार बॉडी के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा प्रवाहित होते हुए माना जाता है। यह अकल्प करंट हानिकारक इलेक्ट्रिकल झटकों तथा अग्नि के आमंत्रित करने तथा इंसुलेशन को समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति से रक्षा करते हुए वर्किंग ईएलसीबी से तुरंत संवेदी होता है। जो स्विच को ऑफ करती है, ईएलसीबी बंद करने की यंत्रावली 3 प्रकार की होती है। अगर कोई भी मतलब करंट मिली एम्पियर में भी है ना, अगर वो ऐसा कहीं हो रहा है किसी की बॉडी से, किसी वो ग्राउंड अर्थिंग होने वाला, तो क्या होगा कि ये उसको जैसे उसको सेंस करेगी, ये तुरंत ही ऑफ पोजीशन में चली जाएगी। ठीक है। और ये ऑफ पोजीशन होने की 3 टाइप है, स्प्रिंग द्वारा वर्किंग, सोलेनॉइड द्वारा वर्किंग और एयर प्रेशर द्वारा वर्किंग। किसके द्वारा, इनका जो यंत्रावली है ऑपरेट होने की, एलसीबी बंद होने की, एलसीबी बंद होने की यंत्रावली 3 प्रकार से है। पहला स्प्रिंग के द्वारा, नंबर 2 सोलेनॉइड द्वारा, नंबर 3 एयर प्रेशर द्वारा। सही। अर्थ लीगल सर्किट ब्रेकर की विशिष्टताएं और मूल स्पेसिफिकेशन एंड कॉस्ट ऑफ ईएलसीबी। इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन भी देख लो। करंट रेटिंग, इनकी जो करंट रेटिंग है वो कितनी है, इनका 240 वोल्ट पे काम करते हैं। 240 वोल्ट रेटेड फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, जो कॉस्ट है
इधर से जो कॉस्ट है इनका मूल्य है वो IS 12640 इंडियन स्टैंडर्ड 12640 -1/2000 के लिए ELCB की रेटिंग 240/415 मतलब 240 या 415 वोल्ट पे या 50 हर्ट्ज पे होती है। सही है। ये ELCB का वास्तविक चित्र कैसा होगा वो आपको अभी हम दिखाते हैं। नेट नहीं है। ये देखो ELCB होती है, ये 300 मिली एम्पियर तक देखो सेंस करती है। सही है। ये ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर अलग अलग कंपनी का अलग है। मेटासोल तमिल में समझाएंगे लेकिन आप समझ लेना हिंदी में। டிவிபி நேர அதாவது எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர். இன்றைக்கி வீடியோவில் இஎல்சிபினா என்ன, இது எப்படி வேலை செய்யுது, ஆர்சிசிபிக்கும் இஎல்சிபிக்கும் என்ன வித்தியாசம், சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன, எந்த இடத்துல எவ்வளவு சென்சிட்டிவிட்டி உள்ள இஎல்சிபியை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பல விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம். அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள். இஎல்சிபிக்கு பதிலாக இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க டிவைஸ் தான் ஆர்சிசிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெசிஜுவல் கரண்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர். இந்த ஆர்சிசிபிக்கும் இஎல்சிபிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இஎல்சிபியோட ஹிஸ்ட்ரியை ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம். சுமார் 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதனையும் பிற விலங்குகளையும் எலக்ட்ரிக் ஷாக்கில் இருந்து காப்பாற்ற உருவாக்கப்பட்ட டிவைஸ் தான் இஎல்சிபி. இது ஒரு வோல்டேஜ் பேஸ்டு டிவைஸ். இதில் ஒரு காயில் இருக்கும். இந்த காயிலோட ஒரு டெர்மினல் எந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுமோ அதில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும். காயிலோட அடுத்த எண்டு ஒரு எர்த் ராடில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும். ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய எக்யூப்மெண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் லீக்கேஜ் ஆகிறப்போ அந்த இஎல்சிபியோட காயில் எனர்ஜைஸ் ஆகி சர்க்கியூட்டை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிடும்.
ஆனால் இந்த டிவைஸில் பல டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்தது. எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையிறப்போ இது ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. சில வாட்டர் ஹீட்டர், வாஷிங் மிஷின் போன்ற லீக்கேஜ் அதிகம் உள்ள அப்ளையன்சஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுறப்போ இது அடிக்கடி ட்ரிப் ஆகிடும். எர்த்திங் சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற மற்ற சர்க்யூட்டில் இருந்து வர்ற எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜாலையும் இது ட்ரிப் ஆகிடும். ஃபால்ட்டில் இருந்து லோடு செக்ஷனுக்கு இடையில் உள்ள ஒயர் பிரேக் ஆகிறப்போ இது ட்ரிப் ஆகாது. லோடில் இருந்து இஎல்சிபி வரைக்கும் அடிஷ்னலாக ஒயர் தேவைப்படும். இந்த வோல்டேஜ் பேஸ்டு இஎல்சிபியில் இருந்த பல டிஸ்அட்வான்டேஜஸால் சுமார் 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரண்ட் பேஸ்டு இஎல்சிபியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த கரண்ட் பேஸ்டு இஎல்சிபி சர்க்யூட்டில் இருந்து கிரவுண்டுக்கு பாஸ் ஆகிற கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வேலை செஞ்சது. வோல்டேஜ் பேஸ்டு இஎல்சிபி, கரண்ட் பேஸ்டு இஎல்சிபி, இந்த 2 டிவைஸையும் இஎல்சிபின்னு ஒரே பேரில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. 2 டிஃப்ரெண்ட் டிவைஸஸை ஒரே பேரில் யூஸ் பண்ணுறப்போ பல கன்ஃபியூஷன் ஏற்பட்டுச்சு. இதனால் சில நேரத்தில் ராங் டைப் டிவைஸை யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஐஇசி, அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் கமிஷன், கரண்ட் பேஸ்டு இஎல்சிபிக்கு ஆர்சிடி, அதாவது ரெசிஜுவல் கரண்ட் டிவைசஸ் அப்படிங்கிற பேரை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணது. இப்போவும் சில கம்பெனி கரண்ட் பேஸ்டு இஎல்சிபிக்கு இஎல்சிபி அப்படிங்கிற பேரை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வோல்டேஜ் பேஸ்டு இஎல்சிபி இப்போது யூஸில் இல்லை. இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன். கரண்ட் பேஸ்டு இஎல்சிபியும் ஆர்சிசிபி, அதாவது ரெசிஜுவல் கரண்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கரும் ஒரே டிவைஸ் தான், ஒரே ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலில் தான் வேலை செய்யுது. இஎல்சிபி அல்லது ஆர்சிசிபி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இதில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் இருக்கும். இந்த கோரில் ஒரு காயில் இருக்கும். இந்த காயில் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ரிலேவில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும். ஃபேஸும் நியூட்ரலும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோர் வழியாக லோடில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும். லைனில் இருந்து ஒரு டெஸ்ட் புஷ் பட்டன் ரெசிஸ்டர் வழியாக நியூட்ரலில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும். இப்போது இஎல்சிபி அல்லது ஆர்சிசிபி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். நார்மலாக லைன் வழியாக கரண்ட் லோடுக்கு போய் நியூட்ரல் வழியாக ரிட்டர்ன் ஆகும். லைன் வழியாக கரண்ட் போகிறப்போ இந்த கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் ஏவில் இருந்து பிக்கு இருக்கும். இந்த நியூட்ரலில் ரிட்டர்ன் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் பியில் இருந்து ஏ டைரக்ஷனில் இருக்கும். லைனில் ஏவிலிருந்து பி டைரக்ஷனுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிறப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கோரில் ஏற்படுற ஃப்ளக்ஸு ஒரு டைரக்ஷனில் இருக்கும். ரிட்டர்ன் கரண்ட்டால் ஏற்படுற ஃப்ளக்ஸு லைன் கரண்ட்டால் ஏற்படுற ஃப்ளக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஏன்னா நியூட்ரலில் ஃப்ளோ ஆகிற ரிட்டர்ன் கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் பியில் இருந்து ஏ டைரக்ஷனில் இருக்கும். அதாவது லைன் கரண்ட்டோட ஃப்ளோவுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லாமல் இஎல்சிபி நார்மலாக ஒர்க் ஆகிறப்போ லைன் கரண்ட்டோட மேக்னிடியூடும் ரிட்டர்ன் கரண்ட்டோட மேக்னிடியூடும் சேமாக இருக்கும். அதனால டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரில் ஏற்படுற ஃப்ளக்ஸ் சேம் மேக்னிடியூடில் இருக்கும். இப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரில் ஏற்படுற ஃப்ளக்ஸோட மேக்னிடியூட் சேமாகவும் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதாலையும் இதோட நெட் ஃப்ளக்ஸு 0வாக இருக்கும். அதனால காயில் சியில் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. இப்போது இஎல்சிபி நார்மலாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். ஃபால்ட் கண்டிஷனில் இது எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். லோடு சைடு நியூட்ரல் கிரவுண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். லைனில் போகிற கரண்ட் முழுசாக நியூட்ரலில் ரிட்டர்ன் ஆகாது. லைன் கரண்ட்டில் கொஞ்சம் ஃபால்ட் சர்க்யூட் வழியாக போயிடும். மீதி கரண்ட் தான் நியூட்ரல் வழியாக ரிட்டர்ன் ஆகும். எடுத்துக்காட்டால் 5 ஆம்பியர் லைனில் போகுதுன்னு வச்சுக்குவோம். கிரவுண்ட் ஃபால்ட் வழியாக 1 ஆம்பியர் போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். மீதி 4 ஆம்பியர் தான் நியூட்ரல் வழியாக. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரில் லைன் கரண்ட்னால ரிட்டர்ன் கரண்ட்னால ஏற்படுற ஃப்ளக்ஸ் குறைவாக இருக்கும். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரில் நெட் ஃப்ளக்ஸு இந்த கண்டிஷனில் 0வாக இருக்காது. அதாவது லைன் கரண்ட் 5 ஆம்பியர் மைனஸ் ரிட்டர்ன் கரண்ட் 4 ஆம்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஆம்பியர். 1 ஆம்பியருக்கு உண்டான ஃப்ளக்ஸு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரில் இருக்கும். இந்த ஃப்ளக்ஸ்னால இண்டக்ஷன் முறையில் காயில் சியில் வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகி எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ரிலேவை ஆப்ரேட் பண்ணி சர்க்யூட்டை ட்ரிப் பண்ணிடும். ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ரிலே ஒரு லிவரை பிடிச்சி இருக்கிறப்போ ஏற்கனவே ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனில் லோடாக இருக்கிற கான்டாக்ட் ஓப்பன் ஆகிடும். எல்லா இஎல்சிபி அல்லது ஆர்சிசிபிலையும் சென்சிட்டிவிட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ரொம்ப முக்கியமானது. இது சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளவு கரண்ட் லீக்கேஜ் ஆனால் இஎல்சிபி ட்ரிப் ஆகும் அப்படிங்கிறது. எடுத்துக்காட்டா ஒரு இஎல்சிபியில் ஐ டெல்டா என் 10 மில்லியாம்பியர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா 10 மில்லியாம்பியர் லீக்கேஜ் ஆனாலே போதும், அந்த இஎல்சிபி ட்ரிப் ஆகிடும். இதில் ஒரு டெஸ்ட் புஷ் பட்டன் இருக்கும். இது எதுக்காகன்னா இஎல்சிபி ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இதை புஷ் பண்ணுறப்போ லைன் ஒரு ரெசிஸ்டர் வழியாக நியூட்ரலுக்கு கனெக்ட் ஆகும். அப்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோரில் ஏற்படுற டிஃப்ரென்ஷியல் ஃப்ளக்ஸ்னால் காயில் சி பிக்கப் ஆகி ட்ரிப் ஆகிடும். இந்தியாவில் கையால் ஆப்ரேட் பண்ணுற போர்ட்டபிள் எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற இஎல்சிபியோட சென்சிட்டிவிட்டி 30 மில்லியாம்பியராகவும், பொது இடத்துலையும் ஈரமான இஎல்சிபிக்கு சென்சிட்டிவிட்டி 10 மில்லியாம்பியராகவும், மற்ற எல்லா இடத்துலையும் 100 மில்லியாம்பியர் சென்சிட்டிவிட்டி இஎல்சிபியை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்
नाउ अब ईएलसीबी के बाद में आता है हमारा चेंज ओवर स्विच या फिर ट्रांसफर स्विच। चेंज ओवर स्विच या फिर ट्रांसफर चेंज ओवर स्विच और ट्रांसफर स्विच। ठीक है, अब इसका चेंज ओवर स्विच एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो दो स्रोतों के बीच लोड को स्विच करता है। कुछ ट्रांसफर स्विच मैनुअल होते हैं जिनमें एक ऑपरेटर एक स्विच के द्वारा ट्रांसफर को प्रभावित करता है, जबकि अन्य ऑटोमेटिक और ट्रिगर होते हैं उन्हें लगता है कि स्रोत में से कोई एक खराब हो गया तो पावर प्राप्त कर लिए। मतलब कि ये जो ट्रांसफर स्विच होते हैं चेंज ओवर होते हैं मैनुअली। अगर हम घर में देखते हैं जेन सेट और मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हमारी एनर्जी आती है दोनों को अगर हमने किसी एक मान लो अगर इधर के चले गए तो हमें जेन सेट पे लैच करना है तो क्या करते हैं चेंज ओवर को जेन सेट मोड पे ले आते हैं, अपना जेन सेट स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो फिर क्या करते हैं उसको उस पर कर देते हैं। तो ये मैनुअली हम जो करते हैं। ठीक है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है चेंज ओवर स्विच का। ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर एटीएस अक्सर इंस्टॉल की जाती है जहां एक बैकअप जनरेटर स्थित है ताकि उपयोग सोर्स फेलियर होने पर जनरेटर अस्थायी रूप से इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान कर सके। मैंने बताया जैसे आपका एक बैकअप एक सेकेंडरी मतलब बैकअप के लिए आपके लिए ये चेंज ओवर स्विच लगाते हैं जब हम जेनसेट वगैरह या दूसरा मतलब कोई भी सप्लाई सोर्स यूज करते हैं तब। देखिए ट्रांसफर स्विच का ऑपरेशन क्या होता है कि लोड को बैकअप जनरेटर से ट्रांसफर करने के साथ साथ एटीएस बैकअप जनरेटर को भी स्टार्ट करने के लिए कमांड दे सकता है जो प्राइमरी सप्लाई पर मॉनिटर किए गए वोल्टेज के आधार पर होता है। जब जनरेटर स्टार्ट होता है और अस्थायी सप्लाई प्रोवाइड करता है अच्छा था तो स्टार्ट होता है प्रदान करता तो ट्रांसफर स्विच इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बैकअप जनरेटर को अलग कर देता है। मतलब कि दोनों को अलग करना उनको जोड़ना, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह एक ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर पर जब हम लेते हैं ना कभी कभी आपने देखा होगा कहीं पे कि किसी कॉलोनी की लाइट खराब हो जाती है तो एक जो ट्रांसफार्मर होता है मान लो ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ये इसका फाउंडेशन पे और ये सर्विस लाइन है पोल। अगर ये मान लो खराब हो जाता है इसमें कहीं धुआं निकल जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक पोर्टेबल ट्रांसफार्मर आता है नहीं आता ट्रॉली पे, एक ट्रॉली पे आता है ट्रांसफार्मर तो उस पर जो ट्रांसफार्मर होता है हम क्या करते हैं कि चेंज ओवर स्विच लगा के इसको ट्रांसफर स्विच या चेंज ओवर स्विच लगा के क्या करते हैं कि ये जो है सप्लाई इससे कनेक्ट कर देते हैं या कपल्ड कर देते हैं ये कितने टाइप के होते हैं ट्रांसफर स्विच टाइप्स ऑफ ट्रांसफर स्विच या चेंज ओवर। पहला होता है ओपन ट्रांजिशन वाला, यह एक ओवर ट्रांजिशन ट्रांसफर स्विच को ब्रेक बिफोर मेक ट्रांसफर स्विच भी कहा जाता है। इससे पहले कि वह दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट बनाता है एक ब्रेक बिफोर मेक ट्रांसफर स्विच पावर के सोर्स के साथ कॉन्टेक्ट करता है। मतलब कि दूसरे के साथ कनेक्ट होने से पहले क्या करता है कि पहले तो ब्रेक करता है ब्रेक बिफोर मेक। उदाहरण के लिए एक ओपन एटीएस है इलेक्ट्रिसिटी के डिवाइडेशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी में का जो प्रवाह विद्युत होता है। अन्य उदाहरण के लिए मैनुअल 3 पोजीशन स्विच है सर्किट ब्रेकर जिसमें एक और उपयोगी पावर दूसरी और जनरेटर के बीच में ऑफ है। तो इसमें क्या करता है एक स्विच से दूसरे मेक बिफोर ब्रेक पहले बनाएगा तब ब्रेक करेगा। ठीक है,
दूसरा होता है क्लोज्ड लोड ट्रांजिशन। यह एक क्लोज ट्रांजिशन सीटीटीएस को मेक बिफोर ब्रेक स्विच भी कहा जाता है। ये विशिष्ट आपातकालीन सिस्टम ओपन ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं, इसलिए लोड के लिए पावर अंतरहीन क्षणिक रुकावट मतलब कि इनहेरेंट मोमेंटरी इंटरप्शन होता है जब इसे एक उपलब्ध सोर्स से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब कि एक सोर्स से दूसरे में ट्रांसफर, हालांकि कुछ लोड हो तो इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी भी लॉसेस से इफेक्ट होते हैं या अफेक्टेड हो जाते हैं। ऑपरेशन की स्थिति में भी होते हैं जहां शर्तों की अनुमति होने वाली रुकावट के साथ लोड को ट्रांसफर करना वांछनीय हो सकता है। उन अनुप्रयोगों के लिए फ्लो ट्रांजिशन स्विच प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफर किया जाता है एक से दूसरे पे लोड, ठीक है, उस टाइम ये स्विच यूज करते हैं हम लोग। ये होते ओपन में ही है, बट क्या है ना कि इनमें इससे कहीं वो क्या होता है कि मेक बिफोर हो सकता है ओपन करता है सर्किट को, एक सर्किट को ओपन करेगा तो दूसरा बना, ये क्या है कि विदाउट ओपन आपको ये क्लोज सर्किट प्रोवाइड कर देगा, ये डिवाइडेशन कर देगा लोड का, ठीक है। आगे आती है सॉफ्ट लोडिंग। सॉफ्ट लोडिंग स्विच ट्रांसफर स्विच एसएलटीएस है, एक सीटीटीएस का प्रयोग करता है और आमतौर पर उपयोगी पावर का प्रयोग करता है। आमतौर पर उपयोगी पावर के साथ पैरेलल में ऑन साइट जनरेशन को सिंक्रोनाइज करने और ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज फ्रिक्वेंसी ट्रांजिएंट को कम करते हुए दो सोर्सों के बीच लोड ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो सॉफ्ट लोडिंग मतलब ट्रांसफर स्विच है, सॉफ्ट लोडिंग ट्रांसफर स्विच एसएलटीएस, ये सीटीटीएस क्लोज ट्रांजिशन ट्रांसफर स्विच की ही तरह काम करता है, लेकिन जब मान लो कि एक जनरेशन पॉइंट है, दो तीन जनरेशन पॉइंट है, इन पे लोड डिवाइड करना है विदाउट इस फ्रिक्वेंसी, मान लो इन फ्रिक्वेंसी में किसी में ट्रांजिएंट भी आते हैं, मतलब कि एक उतार चढ़ाव भी आते हैं, मतलब वोल्टेज के उसके फ्रिक्वेंसी, तो उसको भी क्या करता है, उसको भी एडजस्ट करता है और ये विदाउट फेलियर क्या कराता है कि लोड ट्रांसफर कराता है, डिवाइड भी कर देता है। स्टैटिक ट्रांसफर स्विच, स्टैटिक ट्रांसफर स्विच, इसको एसटीएस भी बोलते हैं। इस स्टैटिक ट्रांसफर स्विच दो सोर्सों के बीच लोड को ट्रांसफर करने के लिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर जैसे पावर सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं। इसमें एससीआर वगैरह लगे होते हैं क्योंकि कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं है इसमें, इसलिए ट्रांसफर तेजी से पूरा सबसे तेज जो ट्रांसफर होता है पावर का इसमें होता है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी की एक चौथाई इस साइकिल के भीतर ही ये कंप्लीट कर लेता है। अगर उसे 1 मिनट लगता है तो इसे 15 सेकंड में ही ये कंप्लीट कर लेता है। यह भी आवश्यक है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी साइकिल है जहां विश्वसनीय और स्वतंत्र सोर्स पावर उपलब्ध है, और यह भी आवश्यक है कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्वेंसी साइकिल इंटरप्शन टाइम से या किसी भी वृद्धि या प्राइम पावर सोर्स में जोर या सैग से भी लड़ सकता है, उससे भी इसकी रक्षा कर सकता है। सीटीएस वो सॉरी एसटीएस एक आप कह सकते हो सेमी कंडक्टर ट्रांसफर स्विच है, ठीक है, स्टैटिक तो है ही, साथ में सेमी कंडक्टर भी है। और होम यूज, इसका क्या है, होम यूज क्या है, इसका होम यूज क्या है कि स्टैंड बाय जनरेटर के लिए कुछ सर्किट या पूरा गर्गिल ट्रांसफर स्विच का उपयोग करते हैं। विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसफर के साथ। अक्सर छोटे ट्रांसफर के रूप में बाहरी ऑपरेटिंग लिंकेज के साथ सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। लिंकेज जो टैंडम में दो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होते हैं, एक दूसरे को खोलने के लिए दौरान बंद होता है, एक दूसरे को खोलने के दौरान बंद होता है। ट्रांसफर स्विच के निर्माता स्विच के आकार का चयन और अनुशासित इंस्टॉलेशन प्रोसेस को प्रदान करने के लिए इंस्टॉलेशन गाइड भी प्रदान करते हैं कि अगर ये घर में आप इंस्टॉल करते हो तो जैसे कि आप जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे अगर स्विच करते हो तो इसके लिए एक बेहतर मतलब कि एक गाइड प्रोवाइड करते हैं जिसे हम यूजर मैनुअल भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपके उसमें ट्रांसफर स्विच के लिए यूज होती है, उसके लिए कैसे आप यूज करोगे वो भी आपको मिलता है। और छोटे छोटे घर में ज्यादातर मैनुअली होते हैं, ऑटोमेटिक तो बहुत कम होते हैं, रेयर केस में ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं ये मैनुअली होते हैं। घर में यूज करने वाले जितने ट्रांसफर स्विच होते हैं वो सब मैनुअली होते हैं। और
ये मैकेनिकली या इसमें हैंडल लगा होता है, ये हाथ से मतलब ऑपरेट करे जाते हैं। ओपन और ब्रेक जो प्रोसेस होती है वो इनके थ्रू होती है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो यहीं तक, और आपकी आज यूनिट समाप्त हो गई है। नेक्स्ट यूनिट में आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो होगा। ठीक है।